प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद के अंतर्गत समिति व्यवस्था की उपयोगिता और इसका विकास। अर्थात आज के लेक्चर में हम ब्रिटेन में समिति व्यवस्था की चर्चा करेंगे। वास्तव में आज पूरी दुनिया में सभी व्यवस्थापकों के सामने मुख्य समस्या यही है कि अच्छे से अच्छे रूप में कानूनों का निर्माण किस प्रकार से हो सके, और इसका विकल्प समितियों में ही दिखाई दिया। किस में दिखाई दिया? समितियों में ही दिखाई दिया। इसलिए आज के लेक्चर को विशेष ध्यान से समझना है, क्योंकि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां अपनाई गई हैं, भाई सभी जगह वास्तविक रूप में व्यवस्थापकों के द्वारा समितियों की व्यवस्था निश्चित रूप में की गई है। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो क्या है? लोक सदन की समिति व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम इसकी दो बातें लेंगे, समितियों की क्या उपयोगिता है और इसका विकास किस प्रकार से हुआ है। दो बातों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। समिति व्यवस्था, कमेटी सिस्टम, ठीक है। आप ध्यान दें, मैंने पिछले लेक्चर में आपको ब्रिटेन में विधि निर्माण की प्रक्रिया समझाई थी कि भाई ब्रिटेन में कानूनों का जो निर्माण किया जाता है या एक विधेयक को अधिनियम बनने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, इसकी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में की थी। तो वास्तव में ब्रिटेन में जब एक विधेयक अधिनियम का रूप धारण करता है तो उससे पहले उसे 3 वाचनों से, समिति स्तर से, प्रतिवेदन स्तर से और इसी के साथ में दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है, और वहाँ का जो राज्याध्यक्ष है उसके हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। इन सारे चरणों से गुजरने के बाद में एक विधेयक अधिनियम बनता है, ठीक है। ये सब बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दी हैं, प्लेलिस्ट में देखिएगा। किस नाम से? ब्रिटेन में विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है भाई। लेकिन इसमें हमने आपको बताया था कि भाई ब्रिटेन में विधेयक को समिति के पास में कब भेजा जाता है? द्वितीय वाचन के बाद में। जब 2 वाचन विधेयक के पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में विधेयक को समितियों के पास में भेजा जाता है। किसके पास में भेजा जाता है? समिति के पास में भेजा जाता है। किस समिति के पास में कौन सा विधेयक भेजा जाएगा, इसके लिए हम कल चर्चा करेंगे। इस नाम से हमारा लेक्चर होगा ब्रिटेन में समितियों के प्रकार। ब्रिटेन में समितियों के प्रकार, तो उसके अंतर्गत हम आपको सारी बातें बताएंगे कि किस विधेयक को किस समिति के पास में भेजा जाएगा। आज तो केवल 2 बातें लेंगे, इसकी उपयोगिता और विकास। तो भाई ब्रिटेन में वास्तविक रूप में विधेयक को द्वितीय वाचन के बाद में समिति के पास में भेजा जाता है। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम पूछ लिया जाता है। और मान लीजिएगा इसकी तुलना अमेरिका से करें तो यस, अमेरिका में वास्तविक रूप में विधेयक को प्रथम वाचन के बाद में ही समिति के पास में भेज दिया जाता है। मैंने अमेरिका की समिति व्यवस्था और ब्रिटेन की समिति व्यवस्था की तुलना से संबंधित अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है। जिसके अंतर्गत हमने जो अमेरिका की संविधान नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आप देखिएगा, ये जो तुलना है दोनों देशों की समिति व्यवस्था की वो आप ठीक से समझ जाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब जो मूल बातें हैं मैंने सारी नोट कर दी हैं। जैसे मैं यहाँ आपको संकेत देना चाहूँगा, क्या कि अच्छा व्यवस्थापन क्या मतलब हुआ कि भाई आधुनिक समय में विश्व की सभी व्यवस्थापिकाओं के सामने ये समस्या है कि अच्छे से अच्छा व्यवस्थापन या अच्छे से अच्छे रूप में कानूनों का निर्माण किस प्रकार से हो। ये सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के सामने समस्या है। क्यों है? क्योंकि वास्तव में संसदों के अंतर्गत जो सदन होते हैं उनकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, तो कानून पर गंभीरता से, गहराई से
तर्कसंगत तरीके से शांत वातावरण में विचार विमर्श, वाद विवाद, तर्क वितर्क नहीं हो सकता। इसके लिए वास्तविक रूप में जो सदन की सदस्य संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वास्तव में समितियों की सदस्य संख्या कम होती है। तो वहाँ पर विधेयक के एक एक शब्द, एक एक धारा के ऊपर गहराई से, गंभीरता से वाद विवाद होता है। इसी के साथ में हम ये कहेंगे कि वहाँ अर्थात समितियों में वास्तव में शांत वातावरण में विधेयक के ऊपर तर्क वितर्क किया जाता है। अतः पूरी दुनिया में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में समितियों की व्यवस्था की जाती है। इसलिए की जाती है, इसलिए की जाती है कि भाई अच्छे से अच्छे रूप में कानूनों का निर्माण किया जा सके या व्यवस्थापन कार्य सुचारू रूप में तर्कसंगत तरीके से हो सके। इसके लिए किसी न किसी रूप में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा समितियों की स्थापना की जाती है। सबसे पहले तो आप इसके अंतर्गत ये बात नोट करेंगे, मैंने यहाँ सिर्फ इतना लिखा है, अच्छा व्यवस्थापन, मतलब अच्छे व्यवस्थापन के लिए अच्छे कानून बने, इसके लिए सभी देशों की जो व्यवस्थापिकाएं हैं उनके द्वारा समितियों की व्यवस्था की जाती है। और वैसे आप देखिएगा विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी किसी देश में प्रथम वाचन के बाद में समिति के पास में विधेयक को भेज दिया जाता है, किसी देश के अंतर्गत द्वितीय वाचन के बाद में विधेयक को समिति के पास में भेजा जाता है। लेकिन विधेयक को समिति के पास में अवश्य भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो संसदें होती हैं, संसदों के अंतर्गत जो सदन होते हैं उनमें विधि विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जबकि समितियों में कानून के विशेषज्ञ होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। इसलिए विधेयक को किसी न किसी रूप में चाहे प्रथम वाचन के बाद में या द्वितीय वाचन के बाद में समिति के पास में अवश्य भेजा जाता है। यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में विधेयक को द्वितीय वाचन के बाद में समिति के पास में भेजा जाता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। इसके बाद में एक विद्वान है मुनरो, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, ये ध्यान दें। संसार भर की पूरी दुनिया की संसार भर की व्यवस्थापिकाओं में कुछ प्रारंभिक कार्य समितियों को सौंप दिया जाता है। लोक सदन ही कोई अपवाद नहीं है। मतलब मुनरो का कहना है कि पूरी दुनिया में वास्तव में व्यवस्थापिकाओं में कुछ प्रारंभिक कार्य समितियों को सौंप दिया जाता है। अर्थात वास्तव में सभी देशों के व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किसी न किसी रूप में अपने कार्यभार को हल्का करने के लिए, क्योंकि संसदों के पास कार्यभार ज़्यादा होता है, दुनिया भर के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सभी के ऊपर कहाँ पर ये जो है गंभीरता से, गहराई से, तर्कसंगत तरीके से विचार विमर्श करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो इसलिए व्यवस्थापिकाएं क्या करती हैं कि अपने कार्यभार को हल्का करने के लिए समितियों के पास में विधेयक को भेज दिया जाता है कि भाई गंभीरता से, गहराई से इनके ऊपर तर्क वितर्क हो जाएगा। और वैसे भी समितियों में कानून के विशेषज्ञ होते हैं, कानून के जानकार होते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में वास्तव में किसी न किसी रूप में विधेयक को समिति के पास में भेजा ही जाता है। जैसा कि मुनरो ने कहा है कि लोक सदन ही कोई अपवाद नहीं है। मतलब ब्रिटेन का जो संसद का प्रथम सदन है, लोक सदन, यही इसका कोई अपवाद नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में व्यवस्थापिकाएं विधेयक को समिति के पास में भेजती हैं और किसी न किसी रूप में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा समितियों की व्यवस्था की ही जाती है। चाहे भारत देखिएगा, ब्रिटेन देखिएगा, अमेरिका देखिएगा, जापान देखिएगा, स्विट्जरलैंड देखिएगा, सभी देशों में किसी न किसी रूप में समितियों की व्यवस्था की जाती है। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि इसमें कानून के जानकार होते हैं, विधि विशेषज्ञ होते हैं समितियों के अंतर्गत। इसके बाद में अगली बात लेते हैं हम समिति व्यवस्था की उपयोगिता। अब मूल बात ये है आज के लेक्चर में हमारी कि भाई जो कमेटी सिस्टम है, जो समिति व्यवस्था है, इसकी उपयोगिता क्या है, क्या लाभ है, इसका क्या लाभ है, इसको क्यों अपनाया जाता है समिति व्यवस्था को। न केवल ब्रिटेन बल्कि सभी देशों में व्यवस्थापिकाओं के द्वारा समिति व्यवस्थाओं की स्थापना की जाती है, समितियों की स्थापना की जाती है। वो एक अलग बात है कि किसी देश में जो है 5 प्रकार की समितियां, किसी देशों में 5 से ज़्यादा प्रकार की समितियां होती हैं, 20-20 प्रकार की समितियां होती हैं, वो देश विशेष के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन समितियों की व्यवस्था किसी न किसी रूप में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा की ही जाती है। अब समिति व्यवस्था की उपयोगिता क्या है, तो इसके अंतर्गत ध्यान देंगे कि आधुनिक विधान
तंत्रों में इनके कई लाभ हैं। आधुनिक विधान तंत्रों मतलब आधुनिक समय में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं उनमें किसी न किसी रूप में जो है व्यवस्थापिकाएं होती ही होती हैं। व्यवस्थापिकाएं तो हम कहेंगे कि तानाशाही शासन प्रणाली वाले देशों में होते हैं, सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली वाले देशों में होती हैं। जैसे चीन देखिएगा, चीन सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली वाला देश है, लेकिन वहाँ पर भी जो है व्यवस्थापिकाओं की स्थापना है। जैसे कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस है, वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम है एक सदनी व्यवस्थापिका है, परंतु वहाँ पर भी समिति व्यवस्था को अपनाया गया। तो मैं ये कहूँगा कि सभी देशों में किसी न किसी रूप में समितियों की व्यवस्था की जाती है। क्या कर रहा हूँ, समिति की व्यवस्था की जाती है। किस लिए की जाती है? इसलिए की जाती है कि अच्छे से अच्छे रूप में कानून का निर्माण हो सके, या आप ये कह सकते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा व्यवस्थापन हो। तो व्यवस्थापन कार्य को अच्छा बनाने के लिए समितियों की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा कई लाभ है। इसके क्या क्या लाभ है अब समझें इसको। पहले जो इसकी उपयोगिता है समितियों की वो ये है कि छोटे निकाय विचार विमर्श के लिए अधिक उपयुक्त है। नोट कीजिएगा, पहली उपयोगिता क्या है समितियों की या समिति व्यवस्था की, कमेटी सिस्टम की पहली उपयोगिता क्या है या पहला लाभ क्या है कि छोटे निकाय विचार विमर्श के लिए अधिक उपयुक्त है। देखो भाई ध्यान दें, जैसे लोक सदन है, ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन लोक सदन, तो लोक सदन एक छोटा निकाय है? नहीं, एक बड़ा निकाय है। इसकी सदस्य संख्या 650 है। कितनी है? 650 है। तो इसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होने के कारण लोक सदन में कानून के ऊपर या विधेयक के ऊपर, विधेयक के शब्दों के ऊपर, विधेयक की जो धारा प्रतिधारा है उनके ऊपर गंभीरता से, गहराई से, तर्क संगत तरीके से विचार विमर्श नहीं किया जा सकता है। संख्या अधिक होने के कारण उचित रूप में तर्क वितर्क किया जाए ऐसा वातावरण उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सदस्य संख्या ज़्यादा है, 650 है लोक सदन की, इसलिए शांत वातावरण में विधेयक के ऊपर तर्क वितर्क विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। इसलिए समितियों की व्यवस्था की जाती है। क्यों? क्योंकि समिति में सदस्य संख्या कम होती है। सदस्य संख्या कम होने के कारण शांत वातावरण में विधेयक के एक एक शब्द के ऊपर, धारा प्रतिधारा के ऊपर गंभीरता से, गहराई से विचार विमर्श, तर्क वितर्क, वाद विवाद किया जा सकता है। अतः इसी ही रूप में वहाँ समितियों की व्यवस्था की जाती है। समितियों की सदस्य संख्या कम होती है और सदस्य संख्या कम होने के कारण शांत वातावरण में विधेयक के शब्द प्रतिशब्द, धारा प्रतिधारा के ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए छोटे निकाय विचार विमर्श के लिए अधिक उपयुक्त हैं। तो समितियां क्या है? छोटे छोटे निकाय होती हैं, इनकी सदस्य संख्या कम होती है। जबकि लोक सदन की सदस्य संख्या कितनी है? मैंने नोट भी कर दिया, 650। इसकी सदस्य संख्या 650 है। जबकि वास्तविक रूप में जो विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, मैं कल चर्चा करूंगा, 5 प्रकार की समितियां हैं। पांचों प्रकार की समितियों को मैं अगले लेक्चर में आपको गंभीरता से समझाऊंगा। अब यहाँ वास्तविक रूप में जो समितियां होती हैं वो छोटे निकाय हैं। तो छोटे निकाय में क्या होता है? विचार विमर्श शांत वातावरण में किया जा सकता है, जबकि बड़े निकाय में शांत वातावरण में विचार विमर्श, वाद विवाद, तर्क वितर्क नहीं हो सकता है। यस, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में यहाँ एक विद्वान है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, नहीं इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो J.S. मिल क्या कह रहे हैं कि एक बहुसंख्यक सभा शांति के साथ विचार करने के लिए उपयुक्त निकाय नहीं है। नोट कीजिएगा, कितनी महत्वपूर्ण बात है। J.S. मिल कह रहे हैं, जो कि स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने कि अपनी ऑन लिबर्टी पुस्तक में स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है, जिसे कि खोखली स्वतंत्रता का सिद्धांत कहा जाता है। J.S. मिल कह रहे, जॉन स्टुअर्ट मिल, कि एक बहुसंख्यक सभा, अब जैसे लोक सदन है, बहुसंख्यक सभा ये 650 सदस्य कम थोड़ी ना होते हैं। तो एक बहुसंख्यक सभा शांति के साथ विचार करने के लिए उपयुक्त निकाय नहीं है। मतलब J.S. मिल भी ये बात कह रहे हैं कि भी किसी निकाय की या किसी सदन की सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें शांति से जो है विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। जबकि जो समितियां हैं इनकी सदस्य संख्या कम होती है, इसलिए शांत वातावरण में विधेयक के ऊपर विचार विमर्श किया जा सकता है। अतः इसकी पहली जो उपयोगिता होगी वो ये है कि छोटे निकाय विचार विमर्श के लिए अधिक उपयुक्त है। जबकि लोक सदन एक बड़ा निकाय है जिसकी सदस्य संख्या 650 है। ठीक है भाई, तो पहला लाभ होगा ये, या पहली उपयोगिता होगी इसकी, किसकी? समिति व्यवस्था की। दूसरा
जो इसका उपयोगिता या लाभ है वो है सदन में निष्पक्ष वाद विवाद प्रायः असंभव। नोट कीजिएगा। दूसरा जो समिति व्यवस्था का लाभ है या उपयोगिता है वो क्या है कि सदन में निष्पक्ष वाद विवाद प्रायः असंभव। ध्यान दें भाई, लोक सदन में वास्तविक रूप में जो वाद विवाद होता है वो निष्पक्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लोक सदन के सदस्यों का ध्यान भाषण देते समय, तर्क वितर्क करते समय मतदाताओं पर रहता है। ये मतदाताओं से वाहवाही लूटना चाहते हैं। ये लंबे चौड़े भाषण इस रूप में देते हैं सदन में कि भी जनता इनसे प्रभावित हो। मतलब इनको तर्कसंगत तरीके से भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये अतार्किक तरीके से लंबे चौड़े भाषण देते हैं और केवल इसलिए देते हैं कि भाई मतदाता उनसे प्रभावित हों। क्यों? आगे जब चुनाव होंगे तो मतदाता उनको मत देंगे और वो दोबारा से सरकार बनाएंगे। तो इनका ध्यान केवल यहाँ रहता है लोक सदन के सदस्यों का। इसलिए वास्तविक रूप में जो लोक सदन है इसमें निष्पक्ष वाद विवाद हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए निष्पक्ष रूप में वाद विवाद हो समितियों की व्यवस्था की जाती है। क्यों? क्योंकि समितियों के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो वास्तविक रूप में निष्पक्ष रूप में वाद विवाद करते हैं, तर्कसंगत तरीके से वाद विवाद करते हैं। कानून के एक एक शब्द के ऊपर जो है वाद विवाद किया जाता है, तर्क वितर्क दिया जाता है। एक एक शब्द के ऊपर वास्तविक रूप में पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रकार की बातें की जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको मतदाताओं से कोई लेना देना नहीं होता है। वो मतदाताओं को रिझाने का काम नहीं करते हैं। समितियों का मूल काम ही होता है कि भाई विधेयक के संदर्भ में एक एक शब्द प्रति शब्द, धारा प्रति धारा के ऊपर गंभीरता से, गहराई से वाद विवाद किया जाए और वह वाद विवाद भी तर्क संगत तरीके से किया जाए। अतः ये इसकी क्या होगी? दूसरी उपयोगिता होगी कि भाई सदन में निष्पक्ष वाद विवाद हो ही नहीं सकता। किसमें? लोक सदन में। और समितियां की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि भाई उनको मतदाताओं को रिझाने का कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए समिति के अंतर्गत विधेयक के ऊपर निष्पक्ष रूप में वाद विवाद किया जाता है। दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ क्या है समिति का? सदन में प्रक्रिया नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, वास्तव में लोक सदन के अंतर्गत जो प्रक्रिया नियम हैं वो बहुत कठोर होते हैं। जैसे लोक सदन के सदस्यों को कितने समय तक भाषण देना है ये पहले से निर्धारित होता है। किसी भी रूप में कोई ज़्यादा समय का प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब यहाँ लोक सदन के सदस्यों की समय सारणी निश्चित होती है। कब किस समय किसको बोलने दिया जाएगा ये सब अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि लोक सदन में प्रक्रिया नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में लोक सदन के अंतर्गत क्या होता है कि कभी कभी जो लोक सदन का अध्यक्ष होता है, मैंने नोट भी किया है, अध्यक्ष सामान्य समापन से किसी भी सदस्य को भाषण को समाप्त कर सकता है। मतलब जो लोक सदन का अध्यक्ष होता है जिसे स्पीकर कहा जाता है उसके द्वारा सामान्य समापन से किसी भी सदस्य को भाषण को समाप्त करने के लिए कहा जा सकता है। तो वास्तविक रूप में यहाँ तो एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि प्रक्रिया नियमों का इनको पालन करना पड़ता है। भाई अगर मान लीजिएगा लोक सदन के अंतर्गत भाषण दिया जा रहा है और लोक सदन का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर यदि चाहे तो उस सदस्य को भाषण समाप्त करने के लिए भी कह सकता है, जिसे कि सामान्य समापन कहा जाता है। जिसे कि सामान्य समापन कहा जाता है। अब समापन के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जो कि ब्रिटिश संसद नाम से होगा। ब्रिटिश संसद समापन की प्रक्रिया इस नाम से मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। उसके अंतर्गत ये सारी बातें की जाएंगी। यहाँ तो एक सामान्य सी बात मैंने बताई है। अब समिति की व्यवस्था क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है क्योंकि समितियों के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो सदस्य लोक सदन की तरह जो प्रक्रिया नियमों का यहाँ कठोरता से पालन किया जाता है वहाँ कोई प्रक्रिया नियम नहीं होता है। वो निष्पक्ष रूप में, स्वतंत्र रूप में विधेयकों के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क देते हैं, पक्ष
विपक्ष की बातों पर गहराई से विचार किया जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, तीसरा लाभ हो गया समिति का। ठीक है, इसके बाद में चौथा लाभ क्या है इसका, समिति का कानूनों की पेचीदगी। आप ध्यान दें, कानूनों की पेचीदगी मतलब देखो, आधुनिक समय में कानून बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। कानून की शब्दावलियाँ भी बड़ी कठिन हैं। तो लोक सदन के सदस्य विधि विशेषज्ञ नहीं होते हैं, लोक सदन के सदस्य विधि विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इसलिए वास्तव में कानूनों की जो बारीकियां होती हैं, क्या कहा है मैंने, कानूनों की जो बारीकियां होती हैं, विधेयक के जो शब्द प्रतिशब्द धारा प्रतिधारा होती है, उनकी गहराई में, उनकी बारीकियों में लोक सदन के सदस्य नहीं जा सकते हैं। यह काम केवल समिति के सदस्यों के द्वारा ही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो समितियां होती हैं, उन समितियों के सदस्य वास्तविक रूप में विधि विशेषज्ञ होते हैं, योग्य होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं। इसलिए यहाँ आप ये कह सकते हैं कि वास्तव में आधुनिक समय में कानून की पेचीदगियाँ बहुत बढ़ गई हैं। अब कानून की पेचीदगियाँ बढ़ जाने के कारण लोक सदन इस कार्य को ठीक से नहीं कर पाता है। इसलिए पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा, विधान तंत्रों के द्वारा समितियों की स्थापना या व्यवस्था कर दी जाती है, जिससे कि कानूनों की बारीकियों या गहराइयों या गंभीरता के ऊपर समितियों के अंतर्गत तर्क वितर्क वाद विवाद किया जा सके। जबकि संसद के सदन कानूनों की बारीकियों से परिचित नहीं होते हैं। तो ये इसका हो गया चौथा लाभ या उपयोगिता किसका, समिति व्यवस्था का। आप चाहे तो मान लीजिएगा भारत के बारे में पूछा जाए कि भारत में समिति व्यवस्था के क्या लाभ है, तो ये सारे लाभ भारत में भी हो जाएंगे। पूरी दुनिया की बात हो रही है, केवल हमारा ये एक ब्रिटिश संसद का हम नाम लेते हुए बोल रहे हैं कि लोक सदन की समिति व्यवस्था जो है उसकी उपयोगिता क्या थी। उपयोगिता तो पूरी दुनिया के अंतर्गत ये समिति व्यवस्था जहाँ कहीं भी अपनाई गई उसका ये लाभ होगा ही होगा, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, जापान, स्विट्जरलैंड, कोई भी देश क्यों ना हो, सभी देशों के अंतर्गत समिति व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं और सभी देशों में समिति व्यवस्था अपनाए जाने का ये जो मूल लाभ है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा इसका लाभ या उपयोगिता है सदन के समय की बचत। अब ध्यान दें, सदन के समय की बचत। भाई वास्तव में समिति व्यवस्था से जो पांचवा लाभ होगा ये होगा कि जो लोक सदन है उसके समय की बचत होगी, उसका समय बचेगा। क्यों? क्योंकि भाई लोक सदन में तो अनगिनत दुनिया भर के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सभी विधेयकों के ऊपर क्या लोक सदन में विचार विमर्श किया जा सकता है? गंभीरता से नहीं किया जा सकता, गहराई से, गंभीरता से। और यदि मान लीजिएगा वहाँ केवल ऊपरी रूप में विधेयकों के ऊपर या दिखावे के रूप में विधेयकों के ऊपर विचार विमर्श तर्क वितर्क किया जाता है, तो फिर वो कानूनों का स्तर भी घटिया किस्म का होगा, निम्न स्तर का होगा। इसलिए कानूनों का जो स्तर है उच्च हो, मैंने पहले कहा था ना, अच्छा व्यवस्थापन हो, अच्छे कानून बने। तो इसके लिए क्या किया जाएगा फिर कि जो ये व्यवस्थापिकाएं होती है, ना केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया में, हम ब्रिटेन की बात करें तो कहेंगे कि लोक सदन फिर क्या करता है कि भाई विधेयकों के ऊपर गहराई से गंभीरता से विचार विमर्श हो। इसके लिए क्या करती हैं फिर ये जो विधेयक होता है उसको समिति के पास में भेज देते हैं। और समिति के पास में भेजने के बाद में क्या होता है, जो लोक सदन होता है, ये जो लोक सदन है ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन लोक सदन, इसका कार्यभार भी कम हो जाता है और कुछ विधेयक जो बच जाते हैं उनके ऊपर यहाँ भी जो है हमें कहेंगे कि उच्च स्तर का वाद विवाद किया जा सकता है। और समिति स्तर के ऊपर तो वास्तविक रूप में उच्च स्तर का वाद विवाद ही किया जाता है। वो कानून के एक एक शब्द की बारीकी में जा कर के बताते हैं कि भाई इस कानून का ये लाभ होगा, ये हानि होगी, या इस कानून के पक्ष में ये बातें और विपक्ष में ये बातें। अर्थात वो कानून की बारीकियों में जा कर के वास्तविक रूप में विधेयक के पक्ष और विपक्ष में सभी बातें बतलाते हैं। कौन? समितियां। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि समिति का जो पांचवा लाभ है वो ये है कि सदन के समय की बचत होती है। मतलब लोक सदन का समय बच जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जो लोक सदन होता है वह विधेयकों को संसद के पास में प्रस्तुत कर देता है और वहाँ पर जो है उस विधेयक के ऊपर गंभीरता से, गहराई से तर्क वितर्क वाद विवाद किया जाता है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने अंत में यहाँ लिखा है लघु विधानसभाएं। अब ध्यान दें भाई, वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज पूरी दुनिया के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि विधि निर्माण से संबंधित कार्य विशेषकर समितियों के द्वारा ही किया जा रहा है। यस, समितियों के द्वारा ही कानून बनाने से संबंधित कार्य किया जाता है मुख्यतया। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल तो वास्तविक रूप में विधेयक का जो मोटा मोटा प्रारूप होता है, जो मोटी मोटी रूपरेखा होती है, उसको निर्धारित कर देता है। उसके बाद में जो है उनके द्वारा इसको लोक सदन में या लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। पूरी दुनिया की बात बोले तो हम कहेंगे संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब संसदें क्या करती है, उसके ऊपर गंभीरता से गहराई से विचार विमर्श नहीं कर सकती, क्योंकि वो विधि विशेषज्ञ नहीं होते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, उस विधेयक को समिति के पास में भेज दिया जाता है, और समितियां विधेयक की गहराई में या जो शब्द प्रतिशब्द होते हैं, या विधेयक के जो शब्द प्रतिशब्द होते हैं, धारा प्रतिधारा होती है, उनके ऊपर गंभीरता से गहराई से उनकी बारीकियों में जा करके जो है वाद विवाद विचार विमर्श किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक समय में वास्तविक रूप में विधि निर्माण का कार्य समितियों के द्वारा ही विशेषकर किया जाता है। इसीलिए समितियों को लघु विधानसभाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समितियों को लघु विधानसभाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सदस्य संख्या कम होती है और विशेषकर ये कानून बनाने से संबंधित कार्य करते हैं, क्योंकि वास्तव में विधेयक में कमियां हैं, अर्थात उसके पक्ष और विपक्ष में जो भी बातें, वो सब बातें समितियां बतलाती हैं। इसलिए समितियों को लघु विधानसभाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु विधानसभाएं। किसको? समितियों को लघु विधानसभाएं कहा जाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ इसकी उपयोगिता की बात चल रही है। हरमन फाइनर ने कहा है क्या, कि समितियों के प्रादुर्भाव का कारण 19वीं 20वीं शताब्दी में व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि है। अर्थात हरमन फाइनर का कहना ये है कि वास्तविक रूप में यदि पूरी दुनिया की बात की जाए तो भाई समितियों के प्रादुर्भाव होने का मूल कारण क्या है? 19वीं और 20वीं शताब्दी में व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि हुई है। व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि होने के कारण वास्तविक रूप में समितियों का प्रादुर्भाव हुआ है। और व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया है। राज्य के स्वरूप में परिवर्तन क्या आया है कि आधुनिक समय में हम देखें तो वास्तविक रूप में पुलिस राज्य, डंडे वाले राज्य, जिसके अंतर्गत राज्य केवल जो है व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा संबंधित कार्य करता है, तो इसे पुलिस राज्य, डंडे वाले राज्य कहा जाता है। लेकिन आधुनिक समय में तो राज्य का स्वरूप बदल गया। कैसा राज्य बन गया आज? लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य बन गया है तो कार्यों की संख्या घटेगा बढ़ेगी? संख्या बढ़ेगी। कार्यों की संख्या बढ़ेगी, कार्यों की संख्या बढ़ेगी तो फिर संसद पर कार्यभार घटेगा या बढ़ेगा? संसद का कार्यभार बढ़ेगा। संसद का कार्यभार बढ़ेगा तो फिर संसद क्या चाहेगी? कार्यभार को कम करना चाहेगी। कार्यभार को कम करना चाहेगी तो इसके लिए समिति की व्यवस्था की जाती है, और समिति की व्यवस्था कर दी जाती है तो समितियों के पास में अतिरिक्त भार को भेज दिया जाता है। जो अतिरिक्त विधेयक होते हैं, अतिरिक्त क्या, मैं तो ये कहूँगा कि सभी विधेयकों को किसी न किसी रूप में समितियों के पास में भेजा ही जाता है, जिससे कि कानूनों की बारीकियों की वहाँ पर जांच की जा सके। तो ये हरमन फाइनर का कहना है कि वास्तविक रूप में जो है समितियों के प्रादुर्भाव का कारण 19वीं 20वीं शताब्दी में व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि है। अर्थात व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि के साथ साथ जो है समितियों का प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका समिति व्यवस्था की उपयोगिता या लाभ है। एक बात। अब दूसरी बात लेते हैं, समिति प्रणाली का विकास कैसे हुआ ब्रिटेन में। यस, अब यहाँ ध्यान देने की बात है। प्रारंभ में रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में वास्तविक रूप में समिति प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। क्या कहा है मैंने? प्रारंभ में रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में समिति प्रणाली को अपनाया गया, परंतु ठीक ढंग से, मैंने सब बात नोट कर दिए, ठीक ढंग से समिति प्रणाली, कमेटी सिस्टम, समिति प्रणाली का संगठन 1882 में, नोट कीजिएगा, 1882 में किया गया। वास्तविक रूप में मतलब तरीके से, तर्कसंगत तरीके से, व्यवस्थित रूप में 1882 में समिति प्रणाली को अपनाया गया। अब ध्यान दें, इंग्लैंड में समिति प्रणाली के प्रारंभ के कारण, अर्थात इंग्लैंड में, विशेषकर ब्रिटेन में ही, केवल ब्रिटेन की बात है अब ये, इंग्लैंड में समिति प्रणाली के प्रारंभ के कारण क्या है, वहां समितियों को अपनाया क्यों गया। अब ध्यान दें, 3 बिंदु मैंने आपके लिए बनाए हैं। नंबर 1, लोक सदन बहुसंख्यक सभा है। नहीं, जैसा यहाँ पर जो है J.S. मिल ने कह भी दिया है कि एक बहुसंख्यक सभा शांति के साथ विचार
करने के लिए उपयुक्त निकाय नहीं है ना। जे.एस. मिल ने ये बात कही है। तो पहला बिंदु बनाया है लोक सदन बहुसंख्यक सभा है। वास्तविक रूप में जो लोक सदन है, तो लोक सदन की सदस्य संख्या कितनी है? 650 है। तो वास्तविक रूप में इसकी सदस्य संख्या 650 होने के कारण यहाँ किसी भी विधेयक के ऊपर तर्कसंगत तरीके से जो है वाद विवाद नहीं किया जा सकता, शांत वातावरण में विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। इसलिए वहाँ वास्तव में लोक सदन के द्वारा समिति व्यवस्था की स्थापना की गई या समिति व्यवस्था को अपनाया गया, जिससे कि विधेयकों के ऊपर तर्कसंगत तरीके से विचार विमर्श वाद विवाद किया जा सके। ठीक है। तो पहला जो इसका कारण है वो ये है कि लोक सदन बहुसंख्यक सभा है, अर्थात लोक सदन की जो सदस्य संख्या है बहुत ज़्यादा है। क्या कह रहा हूँ? लोक सदन की सदस्य संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ वास्तविक रूप में शांत वातावरण में विधेयक के ऊपर विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है ब्रिटेन में समिति व्यवस्था की स्थापना की गई है या समिति प्रणाली को अपनाया गया है। नंबर 2, दूसरा कारण क्या है वहाँ ब्रिटेन में समिति प्रणाली को अपनाने का? लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के साथ साथ व्यवस्थापन का कार्य बढ़ना। अब ध्यान दें, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि वास्तव में हम यदि 17वीं 18वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी तक भी हम आ सकते हैं, तो राज्य का स्वरूप क्या था? पुलिस राज्य था, डंडे वाला राज्य। पुलिस राज्य किसे कहते हैं? वास्तविक रूप में उस समय राज्य के द्वारा केवल व्यक्ति के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित काम किया जाता था, बस जन कल्याण संबंधित कार्य नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, आज राज्य का स्वरूप कैसा हो गया है? लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य है तो फिर ऐसी स्थिति में कार्यों की संख्या बढ़ेगी है, इसी के साथ में जो है व्यवस्थापन संबंधी कार्य ही बढ़ेगा। अब कार्य बढ़ेगा तो फिर लोक सदन सारे कार्यभार को संभाल नहीं सकती है, तो इसलिए समिति की व्यवस्था की कर दी जाती है। ठीक है। तो दूसरा क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के साथ साथ व्यवस्थापन का कार्यभार बढ़ना। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात राज्य का स्वरूप पुलिस राज्य से जैसे ही लोक कल्याणकारी राज्य बनता है तो व्यवस्थापन का कार्यभार बढ़ जाता है, और व्यवस्थापन का कार्यभार बढ़ जाता है मतलब लोक सदन के ऊपर कार्यभार बढ़ जाता है तो फिर लोक सदन अर्थात हम ये कहेंगे ब्रिटिश संसद के द्वारा फिर ये व्यवस्था की गई कि हमारे कार्यभार को जो है हल्का किया जाए, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? फिर समिति प्रणाली को अपनाया। दूसरा कारण हो गया। तीसरा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है तीसरा कारण इंग्लैंड में समिति प्रणाली के प्रारंभ के राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से भी, नोट कीजिएगा, राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से भी इंग्लैंड में समिति प्रणाली को अपनाया गया। ये राजनीतिक कारण क्या है? क्या कारण है ये राजनीतिक व्यवहारिक? ध्यान दे, मैंने नोट किया है। देखो, ब्रिटेन में क्या था? प्रारंभ में लोक सदन का अध्यक्ष राजा का पक्षपाती था। प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में लोक सदन का जो अध्यक्ष है वह राजा का पक्षपाती होता था, और जब ये राजा का पक्षपाती होता था तो वास्तव में लोक सदन के अंतर्गत क्या विचार विमर्श हो रहा है, किस विषय पर विचार विमर्श हो रहा है, इसकी जानकारी वास्तविक रूप में जो अध्यक्ष होता था वो राजा को दे देता था। अर्थात वास्तव में लोक सदन का अध्यक्ष राजा को सभी विषयों से अवगत करा देता था कि लोक सदन में इस विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सदन की बातों के विषय में राजा को पहले से बता देता था। कौन बता देता था? लोक सदन का अध्यक्ष। अब वास्तव में लोक सदन ने ये चाहा कि भाई हमारे यहाँ जो विचार विमर्श हो उस विचार विमर्श की जानकारी राजा तक ना पहुंच पाए, तो इसके लिए क्या किया? इन्होंने फिर समितियों की व्यवस्था की, और समितियों में जो कोई भी विषय के ऊपर विचार विमर्श होता है, तर्क वितर्क होता है, वाद विवाद किया जाता है, तो उसकी जानकारी राजा को किसी भी रूप में नहीं हो सकती थी। तो इसीलिए इस राजनीतिक और व्यवहारिक कारण से इंग्लैंड में समिति प्रणाली को अपनाया गया। फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है बिंदु समझ में नहीं आया हो। क्या? राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से भी इंग्लैंड में समिति प्रणाली को अपनाया गया। क्या कारण था? फिर से कह रहा हूँ कि प्रारंभ में वहाँ अर्थात ब्रिटेन में आज भी वैसे देखा जाए तो वहाँ पर जो है संवैधानिक राजतंत्र, राजा का पद अभी भी बना हुआ है, यस, लेकिन अब सारी स्थितियाँ बदल गई हैं। तो प्रारंभ में क्या था? लोक सदन का जो अध्यक्ष है, जिसे स्पीकर कहा जाता है, लोक सदन का अध्यक्ष राजा का पक्षपाती था। तो ये क्या करता था कि लोक सदन में किसी भी विषय के ऊपर जो विचार विमर्श होता था है, तो उसकी जानकारी जो लोक सदन का अध्यक्ष होता था वो राजा को दे देता था। अब क्या हुआ
कि लोक सदन इससे बचने के लिए कि भाई हम किसी भी विषय के ऊपर विचार विमर्श करें तो इसकी जानकारी राजा तक ना पहुंच पाए, तो इससे बचने के लिए लोक सदन ने क्या किया, समिति प्रणाली को अपनाया, समितियों की स्थापना की। तो यही इसका व्यवहारिक और राजनीतिक कारण है जिसके लिए ब्रिटेन में समिति प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने यह नोट भी कर दिया, सदन की बातों के विषय में राजा को पहले से बता देता था। कौन बता देता था? कौन बता देता था? ये लोक सदन का अध्यक्ष अब बता देता था। तो इसी से बचाव के लिए आप नोट कर सकते हैं यहाँ, इसी से बचाव के लिए, इसी से बचाव के लिए लोक सदन ने क्या किया, समिति प्रणाली को अपनाया। किसको अपनाया? समिति प्रणाली को अपनाया, समिति प्रणाली को अपनाया, समिति प्रणाली को अपनाया। अब समिति प्रणाली को अपनाया तो इसके अंतर्गत जो वाद विवाद होता है उसकी जानकारी राजा को नहीं होती थी। तो इसलिए इस व्यवहारिक और राजनीतिक कारण से भी ब्रिटेन के अंतर्गत समिति व्यवस्था को अपनाया गया। नोट कीजिएगा ये सब बातें। तो ये हो गया आज के लोक सदन की समिति व्यवस्था की उपयोगिता और इसी के साथ में इसका विकास कैसे हुआ है समिति प्रणाली का इंग्लैंड के अंतर्गत। दोनों बातें हो गई हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिटेन में समिति व्यवस्था के या समितियों के प्रकार, उसके ऊपर भी किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि राजनीति विज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सभी को मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों को मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ ये सब बातें आप ठीक से समझ गए होंगे। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।